गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपन बात कहां तक कर लिए थे? जीन फॉर मेलिस्ट्रेटी तक बात हो गई थी, है ना। चलो ठीक है, आगे की अपन बात देखते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की शायद 3-4 क्लास अपनी हो चुकी हैं, अपन आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी एक जनरल आइडिया अपन देखते हैं कि हमेशा कोई भी वैरायटी होगी तो ये चीज आपके काम आने वाली क्या है, इस चीज में देखते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे, जितनी भी मॉडर्न वेराइटीज है, मॉडर्न वेराइटीज अपन आगे बात करेंगे। मॉडर्न वेराइटीज को ही हम एडवांस वेराइटी कहते हैं। इन्हें ही अपन बात करें तो इनको और अगर कहना चाहें तो इंप्रूव्ड वेराइटीज भी कहते हैं। तो जितनी मॉडर्न वेराइटीज, दूसरी तरफ अपन बात करेंगे लोकल वेराइटीज की। इनका एक जनरल आइडिया जो हमेशा किसी भी ब्रीडिंग मेथड से वैरायटी बने, तो ये एक जनरल आइडिया थोड़ा रहता है कि जितनी मॉडर्न वेराइटीज है वो लगभग होती हैं होमोजीनस। कैसी होती हैं? होमोजीनस। क्या होता है होमोजीनस? आगे अपन डिटेल में बात करेंगे, हल्का सा बता दूंगा अभी मैं। यानी कि मोर यूनिफॉर्म, मोर यूनिफॉर्म। और जो लोकल वैरायटी होती है वो कैसी होती है? यानी कि हम कहेंगे हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस, जिन्हें कहते हैं लेस यूनिफॉर्म, लेस यूनिफॉर्म। अब ये वर्ड जो आ रहा है होमोजीनस, मतलब अगर क्लास में सारे बॉयज बैठे हैं, मतलब हम कहेंगे बॉयज के लिए क्लास यूनिफॉर्म है, ठीक है। सारी गर्ल्स बैठी है तो गर्ल्स के लिए यूनिफॉर्म है, और बॉयज और गर्ल्स दोनों मिक्स बैठे हैं, नहीं कि हिट्रोजीनस। हिट्रोजीनस का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है? ये लिखना ही जरूरत नहीं, बस समझने के लिए। हिट्रोजीनस का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। तो जितने आजकल की वेराइटीज है, आप जैसे फील्ड के अंदर देखोगे तो सारे प्लांट्स हमें एक जैसे दिखते हैं लगभग, जबकि पुरानी वैरायटी में कोई छोटा कोई बड़ा अलग अलग तरीके का देखने को मिल सकता है, जो कि हेट्रोजेनस उसको अपन कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब जितनी भी आपके वैरायटीज जो होमोजीनस है मॉडर्न वाली, उनका अगर हम बात करें तो नेरो जेनेटिक बेस होता है, नेरो जेनेटिक बेस, नेरो जेनेटिक बेस। इनका जेनेटिक बेस होता है ब्रॉड, समझा रहा हूं इस बात को, ब्रॉड जेनेटिक बेस। दूसरी बात, इनकी जो एडेप्टेबिलिटी होती है, ये चीजें कुछ समझनी है अपने को। पुअर एडेप्टेबिलिटी, पुअर एडेप्टेबिलिटी, और इनकी एडेप्टेबिलिटी होती है वाइडर। इन पॉइंट्स को अपन समझते हैं। साथ ही अपन एक और चीज यहां पर जो लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये होते मोर प्रोन टू अटैक ऑफ न्यू पैथोजन रेसेस। और इधर कह दूंगा डायरेक्टली लेस प्रोन। समझते हैं बात को। सबसे पहली चीज अपन ने इधर होमोजीनस बोला, उधर हिट्रोजीनस बोला, यानी कि सारे पौधे एक जैसे। तो यानी कि जेनेटिक बेस नैरो है, कुछ पौधे अलग अलग टाइप के हैं फील्ड के अंदर, जो वैरायटी के है वो हिट्रोजीनस है, यानी कि मिक्सचर है अलग अलग टाइप के। तो जेनेटिक बेस ब्रॉड, जितने टाइप के प्लांट्स होंगे उतने टाइप के जीन होंगे, जितने टाइप के प्लांट होंगे उतने टाइप के जीन होंगे। तो यहां पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स है, क्योंकि हिट्रोजेनस है, मिक्सचर है, तो जीन ज्यादा, मतलब जेनेटिक बेस कैसा हो गया? ब्रॉड। और इनका कैसा होगा? नैरो, क्योंकि सारे प्लांट्स एक जैसे, सब में वो के वही जीन मिलेंगे। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए चेंजिंग एनवायरमेंट और न्यू एनवायरमेंट। भैया आपको यहां से मैंने केरला भेजा, आप एडजस्ट हो गए, मतलब आपकी एडेप्टेबिलिटी अच्छी है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी है। और अगर आप एडजस्ट नहीं हो पाए तो एडेप्टेबिलिटी कैसी आपकी? पुअर है। एडेप्टेबिलिटी, एक वर्ड और होता है जिसको कहते हैं अडेप्टेशन, वो प्रोसेस, एडजस्ट होने की प्रोसेस एडेप्टेशन, जिसको एक्लेमेटाइजेशन भी कहते हैं। मैं तीनों ही वर्ड अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। और यानी कि जो वेराइटीज होमोजीनस होती हैं उसमें सारे प्लांट्स एक जैसे, तो नए एनवायरमेंट में एडजस्ट हो उसके चांसेस कम है, जबकि वहां पर हिट्रोजेनस है जो नए एनवायरमेंट में एडजस्ट होने की चांसेस, यानी कि एडेप्टेबिलिटी कैसी है? वाइडर होती है। साथ ही बात करें मोर प्रोन टू अटैक ऑफ न्यू रेसेस,
और न्यू पैथोजन रेसेस। यानी कि क्या होता है कि कोई पैथोजन की नई रेस, आप पैथोलॉजी में पैथोजन से बात करोगे बैक्टीरिया फंजाई वगैरह की, तो वो पैथोजन की कई सारी रेसेस, नई नई रेस आती रहती है। आपने रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई तो अब वो पैथोजन क्या करेगा, पैथोजन का काम है डिजीज करने का, और प्लांट में हम ऐसा फीचर लाएंगे कि वो डिजीज ना हो। हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी बनाते हैं, तो अब वो पैथोजन अपने आप में चेंज करेगा और उसको तो डिजीज करनी है, तो वो एक चेंज करके आता है और उसी को अपन बोलते हैं न्यू रेस, पैथोजन की नई रेस अपन बोलते हैं। तो होगा क्या कि यहां पर वैरायटी कैसी, होमोजीनस, सारे प्लांट्स एक जैसे, तो पैथोजन की कोई भी नई रेस आएगी तो इजीली अटैक कर पाएगी, क्योंकि उसको प्लांट फील्ड में सारे प्लांट्स एक जैसे मिलेंगे, यानी कि होस्ट की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाएगी। जबकि यहां पर कुछ प्लांट अलग अलग तरीके के हैं, आपकी पैथोजन की नई रेस हो सकती है कुछ पे एडजस्ट हो जाए, कुछ पे नहीं हो पाए, कुछ पे डिजीज करे, कुछ पे डिजीज नहीं करे, तो यहां पर नई पैथोजन की अटैक होने के चांसेस कम रहेंगे। कुछ बात थोड़ी जनरल अपनी यहां पर सामने है। तो ये जितनी भी मॉडर्न वैरायटीज, यानी कि आपको ये भी ध्यान नहीं रखें, हमको कभी भी बहुत सारी चीजें आगे आएगी जहां पर अपन बताएंगे कि ये वैरायटी होमोजीनस है, तो मैं सारे पॉइंट बार बार नहीं लिखूंगा। जब बोल दिया वैरायटी हेट्रोजीनस है तो नीचे की तीनों चीजें कॉमन रहेगी। जब भी वैरायटी होमोजीनस, जेनेटिक बेस नैरो, एडेप्टेबिलिटी पुअर, पैथोजन की नई रेस के अटैक होने के चांसेस ज्यादा, मोर। यहां पर जब भी वैरायटी हेट्रोजीनस है, आपका जेनेटिक बेस ब्रॉड है, एडेप्टेबिलिटी वाइडर है, और नई पैथोजन रेस के अटैक होने के चांसेस कम है। नोट कर लें इसको इसी तरीके से। बिल्कुल, ये क्लास अपन ने जस्ट स्टार्ट ही की है, फर्स्ट स्लाइड है, स्पेशल पॉइंट्स अपन ने बात करे थे, उसी में आगे आप इसको भी, एक कॉन्सेप्ट है ये, स्पेशल पॉइंट करके ही लिख सकते हो। तो ये समझा हुआ कॉन्सेप्ट बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हमें बस इतना सा पता होगा कि वैरायटी होमोजीनस, तो वेल अंडरस्टूड, हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें रहेगी। हेट्रोजेनस होगी तो हम अपने आप समझ जाएंगे क्या क्या उसके फीचर रहेंगे। कर लिया नोट सबने? अच्छा, ये ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी जो हेट्रोजेनस वैरायटी होगी वो लोकल वैरायटी होगी। मैंने एक जनरल समझाया कि पुरानी जितनी भी लोकल वैरायटी का मतलब क्या होता है, अभी अपन पढ़ेंगे भी। ऐसी वैरायटी जो गांव में फार्मर सालों से उगा रहे हैं, उनको किसी प्लांट ब्रीडर ने डेवलप नहीं किया, उन्हें कहते हैं लोकल वैरायटी या लैंड रेसेस कहते हैं, जिनको अपन पढ़ेंगे। अच्छा, यहां पर सिंपल से ध्यान रखना है कि जो भी वैरायटी मिक्सिंग से बनेगी वो हमेशा हेट्रोजेनस होगी। मैं ब्रीडिंग मेथड पढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि वैरायटी कैसी है, आप खुद बोलोगे कि होमोजेनस है, हेट्रोजेनस है। जहां पर हम मिक्सिंग की बात करेंगे लास्ट में, वो हेट्रोजेनस वैरायटी बनेगी, और जहां मिक्सिंग की बात नहीं बोलेंगे वो कैसी बनेगी, होमोजेनस बनेगी। ठीक है, हिंदी का किसी को वर्ड ध्यान रखना हो तो इसके लिए बता देता हूं, इसे समरूपी, इसे विषम रूपी कहते हैं। जहां पर सारे प्लांट्स वैरायटी के एक जैसे दिखे वो होमोजेनस, और जहां पर डिफरेंट मिक्सिंग दिखे वो दिखे हेट्रोजेनस कहलाएगी। क्लियर है बात? चलो बढ़ते हैं आगे। एक छोटी सी चीज और मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जिससे अपने को एक अच्छा क्वेश्चन ध्यान रहेगा, तो वही नोट लगा के देख लेते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ मॉडर्न वेराइटीज कैन बी अवॉइडेड बाय क्या,
कैन बी अवॉइडेड बाय। अब हम कह रहे हैं कि मॉडर्न वैरायटीज अक्सर है वो कैसी होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि कैसी होती हैं, होमोजीनस होती, कैसी होती हैं, होमोजीनस होती है। ठीक है, अब ये होमोजीनस होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो अब इससे प्रॉब्लम हो रही है कि पैथोजन की नई रेस के अटैक होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो हम इसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम हेट्रोजीनस वैरायटी डेवलप करके इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ला सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोजीनस वैरायटी। जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है वहां पर अपन हेट्रोजीनस वैरायटी ही बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हम बना सकते हैं कैसी, मल्टीलाइन वैरायटीज, बाय डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलाइन वैरायटीज। यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में कौन सी वैरायटी आपकी हेट्रोजीनस होती है, मल्टी लाइन वैरायटी, हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी में कहते हैं बहुवंश किस्म कहते हैं, कोई खास बात नहीं। हमें ध्यान रखना है कि जब ये वैरायटीज मॉडर्न जितनी बन रही है वो यूनिफॉर्म बन रही है, होमोजेनस बन रही है, तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, हेट्रोजेनस वैरायटी बना के। तो हेट्रोजेनस वैरायटी सेल्फ पोलिनेटेड में जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलाइन वैरायटी। पढ़ेंगे अपन आगे इसके बारे में। और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के अंदर हम ये काम कैसे कर सकते हैं, इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स बाय डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी, सिंथेटिक एंड कॉम्पोजिट वैरायटी। तो यानी कि यहां से एक क्वेश्चन आपको याद हो गया कि सेल्फ पोलिनेटेड में हेट्रोजेनस वैरायटी का एग्जांपल क्या है, मल्टीलाइन वैरायटी। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हेट्रोजेनस वैरायटी का एग्जांपल क्या है, सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। होमोजेनस, हेट्रोजेनस, और दो वर्ड और आते हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। इनको अपन थोड़ा आगे की क्लासेस में और अच्छे से बात करेंगे, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल होमोजेनस, हेट्रोजेनस तो हमें समझ भी आ चुका है। जब किसी वेराइटी के सारे प्लांट्स सेम हो, आइडेंटिकल हो, उसे अपन क्या कहेंगे, होमोजेनस कहेंगे। और जहां पर मिक्सिंग हो, यानी कि अपन यूं कहेंगे जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन। ये अगर ऐसे डेफिनेशन आ जाए तो मतलब क्या हुआ, जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन मतलब होमोजीनस है, जेनेटिकली डिसिमिलर है मतलब हेट्रोजीनस। क्लियर है बात, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे अपन जो अब अपना एक अगला टॉपिक ले रहे हैं, अभी तक अपना इंट्रोडक्शन का बात चल रहा था, अब अपन देखते हैं आगे जिसको कहते हैं जर्म प्लाज्म। छोटा टॉपिक अपन लेंगे, जर्म प्लाज्म, जिसे अपन जेनेटिक रिसोर्सेज भी कहते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज। थोड़ा समझते हैं फिर लिखेंगे। और इसको स्पेशली हम प्लांट ब्रीडिंग से डील कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर बोलते हैं पीजीआर। क्या बोलते हैं, पीजीआर, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज।
प्लांट जेनेटिक स्टॉक बोल दो, एक ही बात है। कुल मिला के जेनेटिक रिसोर्सेज या जर्मप्लाज्म एक ही चीज होती है। क्या होता है इस चीज को अपन थोड़ी सी बात मैंने जब क्रिएशन ऑफ वेरिएशन पिछली क्लास में बताया था, वहां पर नेचुरल और आपको एक और मैंने आर्टिफिशियल वेरिएशंस की बात की थी पिछली क्लास में। नेचुरल वेरिएशंस में 3 बताया था। पहला बताया था डोमेस्टिकेशन, दूसरा जर्मप्लाज्म कलेक्शन, तीसरा मैंने आपको बोला था प्लांट इंट्रोडक्शन। तो जर्मप्लाज्म कलेक्शन की बात यहां पर मैंने कहा था अगली क्लास में अपन बात करेंगे। तो यहां पर जर्मप्लाज्म की जब बात करते हैं, इसके डेफिनेशन पर अगर आए तो हम यहां पर कह सकते हैं होल हेरिडिटरी मटेरियल, जो एग्जाम में कई बार डेफिनेशन पर क्वेश्चन आता है यहां से, होल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ए क्रॉप, ठीक है, इंक्लूडिंग कल्टिवेटेड ऑफ ए क्रॉप प्रेजेंट इन कल्टिवेटेड and their wild species, in cultivated species and their wild relatives। क्या है समझेंगे, their wild relatives। एक छोटी डेफिनेशन और है, वो भी एग्जाम में कभी कभी आ जाती है, सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ ए क्रॉप स्पीसीज, सम टोटल जीन्स ऑफ ए क्रॉप स्पीसीज। अब क्या है मतलब समझते हैं बात। हमने बोला होल हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल मतलब जो हेरिडिटी, आप जेनेटिक्स की जब डेफिनेशन पढ़ते हो 2 टर्म पढ़ते हो, इट डील्स विद, जेनेटिक्स में क्या होता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरिएशन तो अपन ने पिछली क्लास में बात कर लिया, डिफरेंसेस, जितने ज्यादा डिफरेंसेस उतने ज्यादा जीन, उतने ज्यादा कैरेक्टर। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों की हमने बात करी। हेरिडिटरी मतलब किसी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, उसे कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं। वो क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो होल हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ए क्रॉप, किसी भी एक पर्टिकुलर फसल को, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जहां मान लो मैं मेज की बात करता हूं, तो मेज का जर्मप्लाज्म क्या कहलाएगा, मेज की कल्टीवेटेड स्पीसीज क्या है, जिया मेज, ठीक है। ढेर सारी आप और पढ़ते हो, पॉडकॉर्न, पॉपकॉर्न वगैरह सारी पढ़ते हो, ठीक है। तो मेन जो है वो बहुत सारी कल्टीवेटेड 4-5 स्पीसीज है। मेन जो बात करते हैं अपन करते हैं जिया मेज की, और बहुत सारी स्पीसीज हैं जो उसकी वाइल्ड स्पीसीज वगैरह हैं, उनको अपन एक साथ वाइल्ड रिलेटिव्स कह रहे हैं। क्या है ये अपन आगे समझ रहे हैं। तो कुल मिला के मेज की कल्टीवेटेड स्पीसीज और उसकी जितनी भी जंगली प्रजातियां यानी कि वाइल्ड रिलेटिव्स में जो भी जीन, जो भी एलिल्स मिलेंगे, उन सबको एक साथ जर्मप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो मैंने मेज पकड़ लिया, कोई और क्रॉप हो, जैसे व्हीट ले लूं मैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम और यानी कि उसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज और उसके जितनी भी वाइल्ड रिलेटिव्स है, जैसे ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम टर्जिडम, ट्रिटिकम टाउस्टी, उन सब में जो टोटल जीन है उन सबको एक साथ कह देते हैं जर्मप्लाज्म। तो होल हेरिडिटरी मटेरियल यहां किसको बता रहा है, जीन को। जीन, एलील, ये सब तो आपको पता है। थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा भी इसके बारे में कि डीएनए में, जीन में, क्रोमोसोम में, एलील में क्या फर्क है, अपन समझेंगे उस बात को भी। तो छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे कि किसी भी फसल, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेटेड स्पीसीज और उसकी वाइल्ड रिलेटिव में जो भी जेनेटिक मटेरियल मिलेगा उसको आप जर्मप्लाज्म कहते हो। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन, उसका मतलब यही निकलेगा, सम टोटल जीन्स ऑफ ए क्रॉप स्पीसीज। किसी भी फसल प्रजाति का, किसी भी क्रॉप स्पीसीज में टोटल जीन जो है उसे ही कहते हैं जर्मप्लाज्म या जेनेटिक रिसोर्सेज। जीन वर्ड से ही बना है, जीन से ही जेनेटिक वर्ड बना है, जेनेटिक रिसोर्सेज बना है। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ रही है कि अपने को जितनी, मान लो मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि मेज में हमारे पास जो टोटल जर्मप्लाज्म है वो 1000 है। कितने हैं, 1000 है, 1000 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो वेराइटीज है, वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड रिलेटिव है, वो सब मिला के 1000 की क्वांटिटी। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा जर्मप्लाज्म होगा, जितने कम होंगे उतना कम जर्मप्लाज्म होगा। धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। तो अपने को अभी दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि सर जर्मप्लाज्म में आप बोल रहे हो लेकिन क्या क्या चीजें एग्जैक्ट हमें बता दो कि क्या क्या आएगी। तो वो अपन इसके टाइप्स अभी पढ़ रहे हैं, वहां पर पता चल जाएगा कि किसी भी क्रॉप के जर्मप्लाज्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। नोट कर लें एक बार डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं।
कर लिया नोट सबने? तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अपन ने एक पॉइंट और ऐड किया है, इट इज द बेसिक मटेरियल फॉर एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। कोई भी, जैसे आप सोचो कि भाई कोई भी इंडस्ट्री अगर है, कोई फैक्ट्री अगर है, मान लो अपनी कपड़े की मील है और कपड़े की फैक्ट्री है, मील है जहां पर कपड़ा बनता है, तो उसका अपना रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन। क्या होगा? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान। जब तक कॉटन नहीं मिलेगी अपनी फैक्ट्री चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं कि हम कभी भी कोई वैरायटी बनाएंगे तो कोई ना कोई पुरानी वैरायटी तो होनी चाहिए ना, उसमें आप कैरेक्टर लाने की बात करोगे। बाकी अपने आप से तो मेज का बीज कहीं से आप तो बनाने से रहे नहीं, तो कोई ना कोई आप जो बेसिक मटेरियल यूज करोगे किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, यानी कि किसी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? जो आपके नई वैरायटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, कभी भी कोई भी नई वैरायटी बनाओगे तो उसका बेसिक मटेरियल हमेशा क्या रहेगा? जर्मप्लाज्म। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज द बेसिक मटेरियल फॉर एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम या क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, एक ही बात है। तो वो क्या होता है? जर्मप्लाज्म होता है। क्लियर है बात? ऑप्शन में डीएनए दे दे, जर्मप्लाज्म दे दे, कुछ भी क्रोमोसोम दे दे, तो आंसर क्या जाएगा? जर्मप्लाज्म। ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे टर्म होते हैं, जीनोटाइप होता है, जीनोम होता है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको भी आगे आगे समझते चले। क्लियर है बात? बढ़े आगे। चलो अब अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें जर्मप्लाज्म में आती है ताकि हमें पता चल पाए कि जर्मप्लाज्म होता क्या है। टाइप्स ऑफ जर्मप्लाज्म, वो छोटी सी बात अपन एक एक दो दो पॉइंट में इनको समझ लेते हैं, चार पांच चीजें। टाइप्स ऑफ जर्मप्लाज्म, जर्मप्लाज्म के प्रकार क्या क्या है? सबसे पहला जिसे अपन कहते हैं उसे कहेंगे लैंड रेसेस और लोकल वेराइटीज। लोकल वेराइटीज जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की भी थी, ठीक है। ये लैंड रेसेस लोकल वेराइटी क्या होती है? ये पुरानी वेराइटीज है, ऐसी वेराइटीज है जिन्हें किसी भी प्लांट ब्रीडर ने नहीं बनाया है, ये फार्मर्स ने अपने आप बना ली सिलेक्शन करते हुए, उसे भी नहीं पता चला फार्मर को कि मैंने नई वेराइटी बनाई। यानी कि हम जब गांव में जाते हैं, अपने वहां पर जो भी फसल बोते हैं, क्रॉप बोते हैं, फार्मर्स को आप पूछोगे तो वो चार पांच लोकल वेराइटी बता देंगे कि यार देशी बीज है ना यार अपने पास। तो वो क्या है? ये लैंड रेसेस है, लोकल वेराइटी है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन यहां पर आपके सामने रखूं तो प्रिमिटिव कल्टीवार्स, प्रिमिटिव मतलब पुराने, primitive cultivars which were selected and cultivated by farmers for many generations and cultivated by farmers फॉर मेनी जनरेशंस। ये छोटी सी डेफिनेशन है, रटनी नहीं है, समझी हुई चीज है, तो हमें इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं। वैसे बाय फार्मर्स फॉर मेनी जनरेशन ये तो लिख दी अपन ने, बाकी हम वैसे ही समझ गए कि लोकल वैरायटी लैंड रेसेस क्या होती है। सीधा सा बात, लोकल मतलब देशी किस्में, क्या कहते हैं? देशी किस्में, यानी कि जो गांव में किसान सालों से उगा रहा है, जिसको किसी भी प्लांट ब्रीडिंग मेथड से डेवलप नहीं किया गया, किसी भी प्लांट ब्रीडर ने, साइंटिस्ट ने इनको डेवलप नहीं किया, इन्हें ही अपन लैंड रेसेस या लोकल वैरायटी कहते हैं। क्लियर है बात? इतनी सी बात अपने को इसमें याद रखनी। दूसरा टाइप देखते हैं जिसको अपन कहते हैं मॉडर्न वैरायटी। क्या कहेंगे? क्या मॉडर्न से पहले एक और चीज देख लेते हैं जिसको कहते हैं ऑब्सोल्यूट वैरायटी। ऑब्सोल्यूट वैरायटी या कल्टीवार्स। अच्छा, वैरायटी को हम क्या कहते हैं? कल्टीवार्स भी कहते हैं। कल्टीवार्स मतलब कल्टीवेटेड वैरायटी, दो शब्दों से मिलकर बना है। कल्टीवार का मतलब कल्टीवेटेड वैरायटी बोलते हैं। तो ऑब्सोल्यूट वैरायटी क्या होती है? ऐसी वैरायटी जो, यानी कि अब सिंपल सा बात करें, आज से कुछ सालों पहले कीपैड वाले फोन होना हमारे हाथ में बड़ी बात थी, लेकिन आजकल वो कीपैड वाले फोन की हमारे को कोई वैल्यू नहीं, हमारे सामने रख दे हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। यानी कि किसी टाइम पर जो चीज पॉपुलर होती है लेकिन आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे अपन कहते हैं ऑब्सोल्यूट। तो ऐसी ही वैरायटी की हम बात करें, यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे या आज से 20 साल पहले प्लांट ब्रीडर ने कोई अच्छी वैरायटी बनाई बहुत मेहनत करके, लेकिन आज वो आज ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम वाली एक भी वैरायटी फार्मर फील्ड में नहीं हुआ था, एक भी वैरायटी नहीं हुआ था। लेकिन क्या अच्छी नहीं थी? थी, तभी तो हमारी हरित क्रांति आई। तो हुआ क्या? वो उस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट थी, आज उसकी जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आज वो क्या हो गई? ऑब्सोल्यूट हो गई, पुरानी हो गई, जिस तरीके से हमारे कीपैड वाले फोन हुए। तो कुल मिला के इसकी छोटी सी एक लाइन अपन कह सकते हैं, इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ रिसेंट पास्ट। इंप्रूव्ड वैरायटी अगर मैं बोलता हूं, मतलब इसको किसने डेवलप किया? प्लांट ब्रीडर ने किया।
लेकिन आज इसको कोई फार्मर नहीं उगाता है। तो इंप्रूव्ड वेराइटीज ऑफ रिसेंट पास्ट, आज मान लो कोई प्लांट ब्रीडर नई वैरायटी बना रहा है, आज से 20 साल बाद फार्मर्स ग्रो करेंगे, कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो ये इंप्रूव्ड वैरायटी है, मतलब ये मॉडर्न है कुल मिला के। थी इंप्रूव्ड का मतलब जो किसी प्लांट ब्रीडर ने डेवलप करी, जबकि इनको प्लांट ब्रीडर ने डेवलप नहीं किया। इंप्रूव्ड वैरायटी है लेकिन आज की नहीं है, ये कब की है? पुरानी है, रिसेंट पास्ट, जो आज कोई फार्मर नहीं उगाता है, तो उन्हें कहते हैं ऑब्सोल्यूट वैरायटी अपन कहते हैं। तो एक बार ये इतनी बात नोट कर लो आप। बहुत आसान सी चीजें हैं, इसका मतलब समझेंगे तो डेफिनेशन यहां रटने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आसान सी चीज है। ऐसी वैरायटी, अब इसको दोनों की डेफिनेशन देखने के बाद बड़ी आसानी से कह सकते हैं, ऐसी वैरायटी जो फार्मर ने अपने आप डेवलप करी, लोकल है, देशी है, उन्हें लोकल या लैंड रेसेस कह देते हैं। ऐसी वैरायटी जो अच्छी थी, इंप्रूव थी, प्लांट ब्रीडर ने डेवलप करी, लेकिन वो पुरानी हो गई, उन्हें कह देंगे ऑब्सोल्यूट वैरायटीज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तीसरी अपन यहां पर देख रहे हैं जिनको कहते हैं मॉडर्न वैरायटीज, जो आज के टाइम की हमारी फेमस वैरायटी है। मॉडर्न वैरायटीज, मॉडर्न कह दो, या मैंने कहा इंप्रूव्ड कह दो, या फिर अपन एडवांस भी कह सकते हैं, एडवांस वैरायटीज। क्या मतलब हुआ इनका? ऐसी वैरायटी कुल मिला के जो आज की फेमस है, आज नहीं है, जो फार्मर ग्रो करता है, यानी कि करंटली कल्टीवेटेड हाई यील्डिंग वैरायटीज, कल्टीवेटेड हाई यील्डिंग वैरायटीज। आज के टाइम पर उगाई जाने वाली हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है, उन्हें ही अपन कहते हैं मॉडर्न वैरायटीज। ठीक है, तो मॉडर्न आज के टाइम की। दूसरी बात अपन यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन जो आगे मैं बताऊंगा, इट कंस्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग कलेक्शन। क्या होता है वर्किंग कलेक्शन? अभी क्लास में आगे बात आएगी। कंस्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग कलेक्शन। वर्किंग कलेक्शन वो होता है जो सबसे ज्यादा वैरायटी बनाने में यूज किया जाता है, उसको वर्किंग कलेक्शन कहते हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो वर्किंग कलेक्शन में सबसे मेन होती है, वो कौन होती है? मॉडर्न वैरायटी। सबसे ज्यादा हम इन्हीं का उपयोग करते हैं नई वैरायटी बनाने में। ठीक है, दूसरी बात, सबसे ज्यादा मोर कॉमनली यूज्ड एज पेरेंट्स इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। भी मैंने बोला सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज करते हैं वैरायटी बनाने में, तो मोर कॉमनली यूज्ड as parents in breeding programs। कोई भी नई वैरायटी या हाइब्रिड बनाना है तब स्पेशली अपने को जरूरत पड़ेगी। हाइब्रिड बनाने में पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स जो अपन अक्सर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं? मॉडर्न वैरायटीज को यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट और अपन यहां पर ध्यान रखेंगे। ये तो सिंपल सी बात है, जब भी हाइब्रिड बनाना तब पेरेंट की अपने को जरूरत पड़ेगी। तब ज्यादा सबसे पहले किसको? देखो होता क्या है, सबसे पहले आज हम कोई नई वैरायटी बनाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे? मॉडर्न वाली का। अगर हमारे काम का जिन मॉडर्न में नहीं मिला तो हम फिर लैंड रेसेस के पास चले जाएंगे, ऑब्सोल्यूट के पास चले जाएंगे, और कहीं जीन नहीं मिला तो फिर कहां चले जाएंगे? वाइल्ड स्पीसीज के पास चले जाएंगे। लेकिन हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? मॉडर्न। क्लियर है बात? भाई आज आपको कोई काम है, सबसे पहले आप किससे मिलोगे? आपके फ्रेंड से मिलोगे।
फिर नहीं हुआ तो फैमिली मेंबर से मिलोगे। बात आई समझ में? मतलब अब मॉडर्न यानी कि आजकल की वैरायटी को सबसे ज्यादा हम नई वैरायटी बनाने के लिए यूज करते हैं। नोट कर लो इसको। वर्किंग कलेक्शन बिल्कुल अपन आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं 3 तरीके के कलेक्शन आएंगे, बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन, वर्किंग कलेक्शन। ये वो कलेक्शन होगा सीड का, वैरायटीज का, जो सबसे ज्यादा ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है, उसको वर्किंग कलेक्शन। वर्किंग मतलब काम में आने वाला सबसे ज्यादा। तो इसकी अपन थोड़ी बात आगे अलग से करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। वहां पर फिर याद दिला दूंगा कि वर्किंग कलेक्शन मेनली किससे बना हुआ है? मॉडर्न वेराइटीज से। यानी कि आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले, विच टाइप्स ऑफ जर्मप्लाज इज मोस्ट कॉमनली यूज एज पेरेंट्स इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, आपका आंसर क्या होगा? मॉडर्न वेराइटी। ठीक है, तो ये इसलिए क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए मैं उसी लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं। बढ़े आगे, चलो अगला जर्मप्लाज का टाइप जिसे अपन कहेंगे एडवांस ब्रीडिंग लाइंस। एडवांस ब्रीडिंग लाइंस यानी कि इसको अपन क्या कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, प्री रिलीज्ड प्लांट्स, प्री रिलीज्ड प्लांट्स डेवलप्ड फॉर यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। अब क्या होता है कि देखो, जिस तरीके से आपकी कोई मूवी बनती है तो पहले वो छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में बनती है, और जब उसको कंपाइल करके रिलीज कर दिया जाता है तो उसे एक मूवी अपन कह देते हैं। ठीक है, शूटिंग होती है तो वीडियो बनते हैं, पहले उनको सब कंपाइल करते हैं, पूरा एडिटिंग होने के बाद हमारा सेंसर बोर्ड है उसको रिलीज करता है। उसी तरीके से जब प्लांट ब्रीडर कोई नई वैरायटी बनाता है तो जब तक वो रिलीज नहीं होती है उसको अपन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीडिंग लाइंस या लाइंस। अच्छा, ये प्लांट ब्रीडर डेवलप कर रहा है इसलिए एडवांस हो गई। ठीक है, एडवांस, इंप्रूव्ड, आप चाहो जो बोल सकते हो। तो ये ब्रीडिंग लाइंस है जिनको प्लांट ब्रीडर ने डेवलप किया है, किसके लिए? ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करने के लिए। अगर ये रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज करने का काम कौन करता है हमारे इंडिया में, हम आगे लिखेंगे भी इसको। जो इंडिया में काम करता है सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमिटी। जब भी कोई प्लांट ब्रीडर नई वैरायटी बनाता है तो उसको रिलीज होने से पहले उसको लाइन बोलते हैं, और रिलीज होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? वैरायटी कह देते हैं। तो इंडिया के लेवल पर अगर वो कोई रिलीज होनी है तो सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी, और अगर अपने स्टेट लेवल पर है तो एसवीआरसी यानी कि स्टेट वैराइटल रिलीज कमेटी होती है जो रिलीज करती है उसके बाद उसको। तो ये वो चीजें हैं जो प्लांट ब्रीडर ने डेवलप करी, लेकिन ये लाइन्स ही रह गई, वैरायटी के फॉर्म में डेवलप नहीं कर पाए, उन्हें कहते हैं एडवांस ब्रीडिंग लाइन्स। प्लांट ब्रीडर ने मेहनत करी, पर हो सकता है, अपन ने नहीं बोला था कि जब हम इवेल्यूशन करेंगे हम चेक करके देखेंगे कि पुरानी वैरायटी से अच्छी है या नहीं, पता चला अच्छी निकली नहीं या कोई कमी रह गई, तो वो रिलीज होगी क्या? नहीं होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवांस ब्रीडिंग लाइन, क्योंकि मेहनत करके प्लांट ब्रीडर ने बनाया ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम में लेने के लिए, वैरायटी बनाने के लिए, लेकिन प्री रिलीज रिलीज नहीं हुआ, प्री रिलीज। क्लियर है बात? क्या कहते हैं इसको? एडवांस ब्रीडिंग लाइंस। चलो आगे और देखते हैं अपन। जो अगला है जिसे कहते हैं वाइल्ड फॉर्म्स, या जिन्हें अपन कहते हैं वाइल्ड स्पीसीज। ये थोड़ा सा अपन अच्छा से समझे क्योंकि यहां का कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगा, ताकि आपका वाइल्ड स्पीसीज। साथ ही एक चीज और भी होती है जिसे अपन कहते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स। तो ये टर्म्स जो हैं अक्सर कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो इनको अपन समझते हैं। वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जिनसे हमारी कल्टीवेटेड स्पीसीज की डायरेक्टली ओरिजिन हुई है उनको कहते हैं वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड फॉर्म्स।
ठीक है, दोज स्पीसीज फ्रॉम विच कल्टिवेटेड स्पीसीज आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड, अभी एग्जांपल से बताऊंगा इसको मैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वाइल्ड स्पीसीज या वाइल्ड फॉर्म्स। तो इसके डेफिनेशन अगर यहां पर अपन लिखें, स्पीसीज फ्रॉम विच, अभी एग्जांपल से अपन समझेंगे, स्पीसीज फ्रॉम विच cultivated species are directly originated, cultivated species are directly originated। उस साथ ही अपन कंपेयर करते हुए नीचे वाली चीज भी समझ लेते हैं, और इसको अभी अपन मैंने समझाया नहीं क्यों लिखा है, ठीक है। दूसरी इसमें क्या है, ये है दोज स्पीसीज विच वर ancestors during the evolution of या during the origin of cultivated species, cultivated species। देखो समझते एग्जाम्पल लेके आराम से नोट करेंगे। देखो इधर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको आसानी से समझ आएगा उस चीज को। अगर अपन यहां पर देखें, मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं ए बी सी डी, ठीक है। डी को मैं यहां पर मान लेता हूं जो इसका अपन कह रहे हैं कल्टीवेटेड स्पीसीज। डी को क्या कहा मैंने, कल्टीवेटेड स्पीसीज। अच्छा मुझे आप बताओ कि इस डी की डायरेक्टली ओरिजिन किससे हुई है, सी से। डी की सीधी ओरिजिन किससे हुई है, सी से। तो जिससे डायरेक्टली ओरिजिन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड फॉर्म या वाइल्ड स्पीसीज। ध्यान से समझोगे तो बात इस एग्जांपल समझ में आ जाएगी। स्पीसीज फ्रॉम विच कल्टीवेटेड स्पीसीज आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड, तो इसको मैं यहां पर क्या बोल दूं, वाइल्ड स्पीसीज कह दूं, ठीक है। दूसरी बात बोला है वाइल्ड रिलेटिव्स, दोज स्पीसीज विच वर एंसेस्टर ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज। जो एंसेस्टर रही है लेकिन डायरेक्टली उनसे ओरिजिन नहीं हुई है, यानी कि बी ए, ये सारी क्या हो जाएगी, वाइल्ड रिलेटिव्स हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि सीधी जिससे ओरिजिन हो वो वाइल्ड स्पीसीज, और बाकी सारी स्पीसीज जो एंसेस्टर रही है, पूर्वज रही है, उनको अपन क्या बोलेंगे, वाइल्ड रिलेटिव्स बोलेंगे। बात आ रही समझ में। समझने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारी ओरिजिन किससे होती है, अपने पेरेंट्स से होती है, तो उनको अपन यहां से एग्जांपल से समझे तो उनको वाइल्ड स्पीसीज मान ले कंपेयर करके। और हमारे दादाजी बुआ मामा जो है वो सारे क्या हो जाएंगे, वाइल्ड रिलेटिव्स हो जाएंगे, जिनसे हमारी डायरेक्टली ओरिजिन नहीं हुई है लेकिन वो हमारे एंसेस्टर रहे। बात आ रही समझ में, नोट कर लो सारी बात, इसको डिब्बे में बंद कर लो अलग से ताकि समझने के लिए काम का है ये। तो ध्यान रहेगा, अब आपको कोई भी वाइल्ड रिलेटिव बोले, वाइल्ड स्पीसीज बोले, तो हम मतलब समझ पाएंगे। आसान सा है, हमारे सामने ये डायग्राम हमेशा अपने को समझाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर पूछ लूं सी का वाइल्ड स्पीसीज क्या है, तो हम कहेंगे बी, जिससे डायरेक्टली ओरिजिन हुई है उसकी वाइल्ड स्पीसीज कहलाती है। और बाकी सारी बची हुई स्पीसीज जो एंसेस्टर पूर्वज रही है उसके ओरिजिन के टाइम पे, उन सबको हम एक साथ बोल सकते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स। बढ़े आगे।
लास्ट अपन जो जर्मप्लाज्म का टाइप देख रहे हैं जिसको कह रहे हैं अपन स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स कुछ और है जिनके 3-4 के नाम अपन यहां पर रख देते हैं ताकि आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, इसमें अपन कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेंट लाइंस, समझा रहा हूं सबका हल्का हल्का मीनिंग, आगे पढ़ेंगे इनको। वैसे क्रोमोसोमल एबेरेंट लाइंस, म्यूटेंट लाइंस, म्यूटेंट लाइंस, मॉलिक्यूलर मार्कर लाइंस, मोलेकुलर मार्कर लाइंस, ट्रांसजेनिक लाइंस, ये स्पेशल और भी जो हमने पढ़े उनके अलावा है, जहां पर सीधी सी बात सबसे पहला क्रोमोसोमल एबरेंट लाइंस। क्रोमोसोमल एबरेशन आप पढ़ते हो जेनेटिक्स में और अपन आगे बात करेंगे। दो तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल। दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल में आप पढ़ते हो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। न्यूमेरिकल के अंदर हम पढ़ते हैं कौन कौन से, नलीसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपकी कहलाती है। तो आपने किसी क्रॉप के अंदर अगर मोनोसोमिक लाइन डेवलप करी तो उसको अपन बोल सकते हैं क्रोमोसोमल एबरेंट लाइन। अपन इसको पढ़ेंगे जब पता चल जाएगा। नलीसोमिक, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक वो सारी इसी में आ गई। म्यूटेशन से कोई डेवलप्ड है तो उसे कहेंगे म्यूटेंट लाइन कहेंगे। मोलेकुलर मार्कर लाइंस, ऐसी लाइन जो आपके हम आगे पढ़ते हैं मोलेकुलर ब्रीडिंग। मार्कर्स की बात जहां पर आती है तो वो मार्कर से रिलेटेड जो लाइंस रहेगी उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उन्हें मोलेकुलर मार्कर लाइंस कहते हैं। ट्रांसजेनिक जो बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप्ड है, जो यानी कि जैसे बीटी कॉटन अगर आ गया तो कॉटन के जर्मप्लाज्म की अगर हम बात करें तो कॉटन का जर्मप्लाज्म किसमें आएगा, ट्रांसजेनिक लाइन के अंदर, बीटी कॉटन अगर है तो कुल मिला के अब अपन ने सारे टाइप पढ़ लिए। अब अपने को कोई भी कहे कि किसी भी क्रॉप के जर्मप्लाज्म में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी तो हम बहुत इजीली बता पाएंगे। मान लो मैंने मेज बोला तो मेज की सारी क्या आएगी, लोकल वेराइटीज, मेज का जर्मप्लाज्म का पार्ट कहलाएगी। दूसरी उसकी मॉडर्न वेराइटीज, उसकी ऑब्सोल्यूट वेराइटी जो पुरानी थी हो गई लेकिन वो किसी टाइम पर फेमस थी। तीसरी हम बात करें एडवांस ब्रीडिंग लाइंस हो गई। उसके बाद वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड रिलेटिव्स या कहें अपन स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। इन सारी चीजों को एक साथ मिला दो तो वो उस क्रॉप का जर्मप्लाज्म कहलाता है। बात आ रही समझ में? जर्मप्लाज्म होता क्या है कि भाई हमने एक लाइब्रेरी में बुक्स रख दी, अब मैंने मेज की, अब एक हमारा सब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग, उसके अलग अलग ऑथर की बुक्स हैं, उसी तरीके से मेज है उसके अलग अलग जर्मप्लाज्म हैं, सब अपने एक साथ रख दिए। और ये हमारा नेशनल जीन बैंक जो कहां पर है, एनपीपीजीआर न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर ये जर्मप्लाज्म सारे कलेक्ट करके रखते हैं। जब भी किसी एक प्लांट ब्रीडर को कोई जरूरत है नई वैरायटी बनाने के लिए उसको वहां से प्रोवाइड करवा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। क्लियर है बात? इससे आगे की बात भी अपन देख रहे हैं, ये नोट कर लो एक बार। क्लियर है? आसान है? जर्मप्लाज्म का टाइप समझ में आ गया? चलो एक नोट लगा के एक चीज और बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया तो उस पर अपने को ध्यान रहे। नोट लगा के बता रहा हूँ, बहुत आसान है, नाम से ही पता चल जाएगा। एक होता है इंडिजिनस जर्मप्लाज्म। क्या बोलते हैं? इंडिजिनस का मतलब इंडिजिनस, स्वदेशी जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना। तो यानी कि जो जर्मप्लाज्म भारत के अंदर या जिस भी देश के अंदर आप हो वहां का कलेक्ट होए तो उसे अपन कहेंगे इंडिजिनस। यानी कि जर्मप्लाज्म कलेक्टेड विद इन द कंट्री, कलेक्टेड विद इन द कंट्री या जर्मप्लाज्म विद इन द कंट्री।
किसी देश के अंदर का एक कलेक्टेड जर्म प्लाज्म है इकट्ठा किया हुआ, तो उसे अपन क्या कहते हैं? इंडिजिनस। और अगर वो अब्रोड से, विदेश से अगर कलेक्ट किया गया तो उसे अपन कहते हैं, जिसको अपन यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे इसके लिए स्पेशली, जिसको अपन बोल रहे हैं यहां पर एक्सोटिक। जो सिंपली सब जानते हैं एक्सोटिक ब्रीड वगैरह आप पढ़ते हो, जो बाहर से अपन लेके आते हैं, तो एक्सोटिक जर्म प्लाज्म। तो सिंपल सा कह सकते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। सिंपल सी चीज है, सभी को पता रहता है एक्सोटिक जो फॉरेन से लाते हैं, तो सिंपल सा है, पर इसलिए लिख लिया अपन ने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसलिए। बहुत आसान सी चीज। फॉरेन कंट्रीज से, बाहर से तो एक्सोटिक, और हमारे जिस भी देश अगर के अंदर यानी कि कुल मिला के एक कंट्री के अंदर से जर्म प्लाज्म कलेक्टेड है तो उसे अपन कहते हैं इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब यानी इंडिया से मतलब है, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी। चाइना वालों के लिए चाइना इंडिजिनस है, हमारे लिए इंडिया इंडिजिनस है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं। जर्म प्लाज्म का एक नाम और होता है जीन पूल कहते हैं जिसको। अब वो जीन पूल का थोड़ा सा अलग से अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो एक डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं। बाकी जर्म प्लाज्म का ही वैसे दूसरा नाम जीन पूल भी है। जर्म प्लाज्म, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और जीन पूल तीनों एक ही नाम है, पर इसके डेफिनेशन यहां पर अगर मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, यानी कि कह सकते हैं जीन्स एंड एलील्स present in those species that can be crossed, those species that can be crossed। ठीक है, जो स्पीसीज आपस में क्रॉस की जा सकती हैं उनमें प्रेजेंट जो भी जीन है, एलील्स है, उन सबको एक साथ अपन बोलते हैं जीन पूल। क्या है क्लासिफिकेशन से अभी समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो कॉन्सेप्ट देने वाले, प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट हैं, कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय हार्लन एंड डेविड, हार्लन एंड डेविड। ईयर कोई नहीं पूछता है तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, इतना साइंटिस्ट याद रख जाए वही बहुत बढ़िया बात। अब यहां पर अपने को जो समझना है जीन पूल क्या है, कैसे है। जीन पूल जो हार्लन एंड डेविड ने जो क्लासिफाई किए थे, बेसिकली तीन थे। GP1 जिसको जीन पूल फर्स्ट यानी कि प्राइमरी जीन पूल कहते हैं, दूसरा GP2 और तीसरा जिसमें अपन कहेंगे GP3। लेकिन बाद में एक चौथा भी बनाएगा, तो अपन क्लासिफिकेशन सिंपल सा यहीं पर एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करके। टाइप्स, एक तरफ अपन देखते हैं जीन पूल, दूसरी तरफ अपन यहां पर कहेंगे मटेरियल, और तीसरा अपन कहेंगे हाइब्रिड्स। इसको समझेंगे भी इस चीज को और अपन नोट भी करेंगे। जीन पूल अगर हम कहें, सबसे पहला जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी जीन पूल, प्राइमरी जीन पूल जिसे अपन कहते हैं GP1, जीन पूल फर्स्ट, GP का मतलब जीन पूल 1, ठीक है। दूसरा अपना रहेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी जीन पूल, नोट आराम से कर लेंगे फिर समझ लेते हैं, GP2। तीसरा होता है टर्शरी, जिसे अपन कहेंगे GP3 कहेंगे। अब होता क्या है कि प्राइमरी जीन पूल के अंदर जो स्पीसीज होती है, प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, इसमें रिलेटेड स्पीसीज, इसमें होगा प्लांट्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। एक एग्जांपल से इसको अपन समझेंगे फिर नोट करेंगे। डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज समझने वाली चीज है, और समझी हुई डेफिनेशन और चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाइब्रिड्स इसमें बनेंगे फर्टाइल हाइब्रिड्स, फर्टाइल हाइब्रिड्स इसमें बनेंगे पार्शियल फर्टाइल का हो या पार्शियल स्टेराइल का हो, एक ही बात है।
पार्शियल फर्टाइल, और इसके अंदर जो बनेंगे वो बनेंगे स्टेराइल हाइब्रिड्स। ठीक है, समझते हैं बात को। यूं समझो कि हमारे पास 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे हमने ले लिए। पहले वाले डब्बे पे हमने लिख दिया GP1, क्या लिखा? GP1। दूसरा एक डब्बा और लिया जिस पे लिखा GP2, तीसरे पे लिखा GP3। समझना, इस चीज को बाद में देखना, पहले इधर समझेंगे। GP1 प्राइमरी जीन पूल पहला वाला डब्बा है, जिसमें मैंने क्या करा, ट्रिटिकम एस्टिवम को पकड़ा। ट्रिटिकम एस्टिवम जो वीट है उसकी 40, 50, 100 जितनी भी वेराइटीज, उनकी थैलियां पैकेट बांध बांध के मैंने सीड के डाल दिए अंदर थोड़े थोड़े से। ये क्या है? मटेरियल प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम की जितनी भी वेराइटीज है सबको एक डब्बे में डाल दिया, उसको नाम दे दिया GP1। ठीक है, दूसरा डब्बा रखा जिसका नाम दिया GP2, सेकेंडरी जीन पूल। सेकेंडरी जीन पूल की अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने ट्रिटिकम टर्जिडम की कुछ वेराइटीज के सीड के पैकेट बना बना के अंदर डाल दी। प्लांट्स ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, पहले वाले से कंपेयर करते हुए बात करेंगे। प्लांट्स ऑफ रिलेटेड, इसके रिलेटेड स्पीसीज है। तीसरा वाला डब्बा और हमने लिया जिसको नाम दिया GP3, जिसको हम कहेंगे टर्शरी जीन पूल। उसमें हमने जो क्या करा कि जैसे हमने वो आपके क्रिटिकल बनाने में हमने क्या यूज किया था, वीट और राई, सिकेल सीरियली याद है? राई, वीट की क्रॉसिंग किसके साथ की थी? राई के साथ, जिसका साइंटिफिक नेम सिकेल सीरियली। उसकी वेराइटीज के सीड के पैकेट बना के तीसरे डब्बे में डाल दिया। तो ये कौन सा हुआ? और ज्यादा दूर चला गया, क्योंकि फैमिली चेंज हो जाती है, जीनस चेंज हो जाता है कुल मिला के। तो ये डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, इस पे वापिस आ रहे हैं अपन। ठीक है, पहला डब्बा प्राइमरी जीन पूल, ध्यान से सुनना, प्राइमरी जीन पूल GP1, जिसमें हमने क्या कहा, एक ही स्पीसीज के प्लांट्स यानी कि उसकी वेराइटीज के सीड डाल दिए। दूसरे में कोई रिलेटेड स्पीसीज, इसके कंपेयर में, इसकी तुलना पहले वाले से कंपेयर किया, इसके रिलेटेड हमने ट्रिटिकम टर्जिडम पकड़ी, उसकी कुछ वेराइटीज के सीड के पैकेट डाल दिए। तीसरे वाले में अपन ने क्या करा, और दूर का कोई पकड़ लिया, जो हमने लिया है सिकेल सीरियली राई की कुछ वेराइटी के पैकेट डाल दिए। क्लियर है? 3 हमारे हमने तैयार कर लिए। पहला वाला कॉलम तो हमारा क्लियर हो गया, सेम स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। अब क्या करना है, जब ये पहले GP1 की क्रॉसिंग, यानी GP1 के अंदर क्या है, किसी स्पीसीज की वेराइटी के सीड है, ट्रिटिकम एस्टिवम हमने माना, तो इनके बीच में क्रॉसिंग करेंगे तो इजी रहेगी या डिफिकल्ट? इजी रहेगी। एक ही स्पीसीज की वैरायटी के बीच में जब क्रॉसिंग करते हैं तो वो कंपैरेटिवली इजी होती है, और उस केस में हाइब्रिड बनते हैं फर्टाइल। कैसे बनेंगे? फर्टाइल हाइब्रिड बनेंगे। GP1 की जो ये अंदर हमारी पैकेट पड़े सीड के, अलग अलग वैरायटी है ट्रिटिकम एस्टिवम की, इनके बीच में जब आप क्रॉसिंग करोगे तो हाइब्रिड बनाना आसान है और वो फर्टाइल बनेंगे। GP1 की क्रॉसिंग में GP2 के साथ करूंगा, थोड़ी दूर चली गई स्पीसीज, ठीक है, एक ट्रिटिकम एस्टिवम है, एक ट्रिटिकम टर्जिडम है, इन दोनों की क्रॉसिंग जब मैं आपस में करूंगा तो अब थोड़ी क्रॉसिंग इजी होगी, डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। जितना दूर जाएंगे क्रॉसिंग डिफिकल्ट, और फर्टिलिटी कम होती जाती है, स्टेरिलिटी बढ़ती जाती है। तो अब यहां पर जब मैं GP1 की GP2 के साथ क्रॉसिंग करूंगा, हाइब्रिड कैसे बनेंगे? पार्शियल फर्टाइल बनेंगे। ठीक है, मैं GP1 की क्रॉसिंग अब इस किसके साथ करूं? राई के साथ, सिकल, यानी कि अब मैं ट्रिटिकल बनाने की बात कर रहा हूं, तो अब इतना दूर चले गए, दोनों का जीनस ही बदल गया। पहले वाले में तो स्पीसीज सेम थी, दूसरे के साथ क्रॉसिंग की स्पीसीज चेंज हुई, तीसरे वाले में जीनस भी बदल गया, और अब इनकी जब क्रॉसिंग करते हैं तो हाइब्रिड बनते हैं, वो स्टेराइल बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्टेराइल हाइब्रिड। तो ये अब भले आप याद करो, लेकिन ये समझी हुई बात पूरी लैंग्वेज में लंबी चौड़ी यहां पे नहीं लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन सीधा सा डेफिनेशन बनाना है तो ऐसी बनेगी, यानी कि सीधा सा मैं मटेरियल की जगह अगर यहां पर लिखना चाहूं और आसान सा डेफिनेशन के तौर पे, तो प्लांट्स ऑफ, और आगे की लाइन बन जाएगी, प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज GP1, प्लांट्स ऑफ रिलेटेड स्पीसीज GP2, प्लांट्स ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज GP3, fertile hybrids formed in primary gene pool, partial fertile hybrids formed in, ये कब होता है? जब GP1 की क्रॉसिंग GP2 के साथ होती है। स्टेराइल कब बनते हैं? जब GP1 की क्रॉसिंग किसके साथ होती है? GP3 के साथ। क्रॉसिंग कोई नहीं पूछेगा आपको, इतना सा पूछा जाएगा प्राइमरी जीन पूल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें हाइब्रिड कैसे बनते हैं? फर्टाइल। सेकेंडरी में कैसे बनते हैं? पार्शियल फर्टाइल। टर्शियरी में कैसे बनते हैं? स्टेराइल। इसको नोट कर लो, समझ के याद करेंगे तो थोड़ा इजीली याद रह जाएगा। नोट करें। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे टेस्ट में मैं आपको दूंगा, तब इजीली आपको याद भी हो रहेगा।
ये हर बार मैं टेबुलर फॉर्म में नहीं बनवाता हूँ, हर बार मैं पूरी लैंग्वेज लिखवाता हूँ, लेकिन मेरे को इस बार लगा कि मुझे टेबल फॉर्म में शॉर्ट में इसको बताना चाहिए। जीपी का मतलब आप लिख सकते हो जीन पूल, है ना। लास्ट वाला पॉइंट भी नोट कर लो, इसको भी समझा देंगे। कर लिया नोट। तो यहां पर लास्ट मैंने एक ऐड किया, ये इसलिए किया है, ये अच्छा से एग्जाम्स के अंदर 2018 में बॉटनी का प्लांट ब्रीडिंग का एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली हार्नेल एंड डेविड ने तो 3 ही दिए थे, चौथा और ऐड किया गया। और उसमें क्या है, GP4 जिसको बोल दिया क्वार्टरनरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी नाम आ जाएगा। इसको जीन ओशन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? जीन ओशन। क्या मतलब है कोई नहीं पूछता है। कुल मिला के जीन ओशन किसको कहते हैं? GP4 को। ये किससे रिलेटेड है? ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग से। भाई आप दूसरी डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज पे पहुंचे, और ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग में तो क्या करते हैं, आप दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पहुंच जाते हो। आप बैक्टीरिया से जीन ला रहे हो, आप प्लांट छोड़ के बहुत ज्यादा दूर चले गए अब तो वो बहुत ज्यादा दूर वाला क्या कहलाएगा? GP4, जहां पर ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग से रिलेटेड बात। तो क्वेश्चन में इतना से पूछा गया था, GP4 इज रिलेटेड टू, और ऑप्शन में आंसर सही था ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग। बात आ रही समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, नोट। तो आज के लिए इतना, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू।